हाँ भाई, तो द्विध्रुव का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, वो देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, -PE cos थीटा। तो भाई ऐसे लिखवाया गया था, U बराबर होता है -PE cos थीटा। ओके, अब यहां पे मान लो दो दो केसेस अपने को स्टडी करने होते हैं। एक होता है जब कोण 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो उस केस को देखो, हम एक बार ध्यान से देखेंगे। तो देखिए 0 डिग्री का मतलब है डाइपोल और फील्ड के बीच में कोण है 0 डिग्री। तो उस केस को एक बार बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डाइपोल इसी दिशा में है, तभी कोण 0 डिग्री होगा। तो हम बोलेंगे ये हमारा डाइपोल हो गया, ये डाइपोल है, ये कोण 0 डिग्री। इस स्थिति में अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो थीटा को आप बच्चों 0 डिग्री रख दो, cos 0 1। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -PE cos 0 कितना हो गया? 1। ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा? न्यूनतम। इससे छोटा वैल्यू अपने को नहीं मिल सकता। तो दिस इज न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। हर डाइपोल इसी तरह से रहना चाहेगा, क्योंकि हर सिस्टम या हर निकाय अपनी ऊर्जा को न्यूनतम रखना चाहता है। तो हर डाइपोल इसी तरह से रहना चाहता है कि जो फील्ड की तरफ उसकी डायरेक्शन हो, तो उस स्थिति में उसकी जो ऊर्जा है वो न्यूनतम रहेगी। और हर डाइपोल ऐसे रहना चाहेगा। आप इस डाइपोल को डिस्टर्ब करोगे तब भी वो इधर ही आना चाहेगा। जरा ध्यान से देखते हैं। मान लो इस डाइपोल को मैं डिस्टर्ब करता हूं, मान लो इसको घुमाता हूं मैं, तो एक बार देखते हैं इसको घुमाने पे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो इसको घुमा देता हूं, तो घुमा दिया बच्चों, तो ऐसा हो जाएगा डाइपोल। यहाँ पे आप लोग जानते हो माइनस चार्ज होता है और यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। तो यहाँ पे आपने रख दिया ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लस चार्ज पे फील्ड की और फोर्स लगती है और माइनस चार्ज पे फील्ड की ऑपोजिट। तो प्लस चार्ज पे आपने पहले भी फोर्स बनाई है, इधर की तरफ फोर्स लगेगी QE, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के विपरीत दिशा में फोर्स लगेगी QE। तो देखो, ध्यान से देखो, ये फिर से इस तरह से फोर्सेज लग रही है, ये आगे लग रही है, ये पीछे की तरफ फोर्स लग रही है। तो ये डाइपोल ऐसे घूम जाएगा फिर से। तो आपने इसको डिस्टर्ब किया ऐसे, फिर वापस उसी स्थिति में आना चाह रहा है। क्यों स्थिति में आना चाह रहा है? क्योंकि वहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या है? न्यूनतम। इस तरह की साम्यावस्था की स्थिति को कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? स्थायी स्थायी इसलिए क्योंकि इसको अगर डिस्टर्ब किया तो वहीं आना चाहता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। इस केस में आपको यह भी लिखवाया था बच्चों, फोर्स तो 0 होती ही है। टॉर्क का फॉर्मूला याद है किसी को? टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा। थीटा 0 है तो टॉर्क भी कितना हुआ? 0। यह साम्यावस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, और अगर यहां से डाइपोल को कहीं भेजा जाए तो वापिस इधर ही आना चाहेगा। इसलिए इस तरह की स्थिति को कहा जाता है स्थायी साम्यावस्था। क्या बोला जाता है? स्थायी साम्य। इसको पहले नोट करेंगे फिर लिखवाते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री पे ये तीन चीजें होती। तो वापिस डाइपोल उसी दिशा में आना चाहेगा, तो स्थायी साम्यावस्था कहलाएगा। एक लाइन लिखेंगे बच्चों इसके लिए। थीटा बराबर 0 डिग्री पर, थीटा बराबर 0 डिग्री पर
स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी थीटा बराबर 0 डिग्री पर, एक लाइन लिखनी है बस, थीटा बराबर 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। कोई पूछ ले कितनी होगी, -p। स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी और द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में होगा, और द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में होगा। स्थायी साम्यावस्था में होगा, स्थायी पोजीशन है ये, स्टेबल पोजीशन है। दूसरा एक बच्चों यही इसी तरह से देखना है, दो अपने को केस देखने होते हैं, एक थीटा 0 एक 180। तो दूसरा केस देखो यहाँ पे बोर्ड पे सबको इजी पता चलना चाहिए, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख दो। थीटा 180, थीटा 180 का मतलब विपरीत दिशा। इस केस में अगर आपके पास बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके विपरीत दिशा में डाइपोल है, यानी ये डाइपोल हो गया 180 डिग्री। इस केस में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों उसी फॉर्मूले में रख दो, cos 180 होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई पीई। ये बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। डाइपोल इसमें नहीं रहना चाहेगा, कोई भी चीज अपनी ऊर्जा को मैक्सिमम नहीं करना चाहती, क्या करना चाहती है, मिनिमम। तो ऐसा नहीं रहना चाहता, लेकिन अभी इसको ऐसे रखा हुआ है। इस केस में फोर्स बच्चों मैंने पहले भी लिखवाई थी, 0 ही होती है। टॉर्क का फॉर्मूला भी बोला था, पीई साइन थीटा, साइन 180 0 होता है, तो टॉर्क भी कितना आएगा, 0। लेकिन अगर इसको घुमा के देखे, साम्यावस्था तो है, फोर्स 0 है, लेकिन अगर इसको तू घुमा के देखेगा, घुमा के देखते हैं बच्चों, इसको मान लो ऐसे घुमा के देखा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल को एक बार घुमा के देखते हैं कि ये वापस आता है या दूर जाता है, एक बार चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसको मैंने घुमाया, अगर वापस आया तो स्थायी होगा, अगर दूर गया तो अस्थायी होगा। इसको घुमाता हूं, घुमा दिया ऐसे, तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस बना देता हूं, ये माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कौन सा है, प्लस। प्लस पे फील्ड की और फोर्स लगती है, माइनस पे फील्ड के अपोजिट, तो इस पे फोर्स लगेगी क्यूई इधर की तरफ, और इस पे क्यूई फोर्स लगी इधर की तरफ। बताओ ये दूर जा रहा है या वापिस आ रहा है, दूर, दूर जा रहा है ना। ये प्लस चार्ज वापिस थोड़ी, उधर थोड़ी आ रहा है, वापिस वहां था पहले, वहां से दूर जा रहा है। तो इस तरह ये दूर पता जाके किधर जाना चाहता है, ऐसे घूमना चाहता है, क्योंकि उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम। कौन सी साम्यावस्था में जाना चाहेगा, ये स्थायी। अभी किसमें है, अस्थायी साम्य। तो 3 पॉइंट, पहला थीटा बराबर 180 डिग्री पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कितनी होती है, पीई। इस तरह की साम्यावस्था को क्या कहते हैं, अस्थायी साम्यावस्था। इसको नोट करें और लिखेंगे। वही वैसी लाइन लिख लो, एक पिछली बार लिखा था ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, देखो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, बिल्कुल वैसी लाइन लिखनी है। थीटा बराबर 180 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी और द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में होगा। अनस्टेबल है वहां पे, द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में होगा। अब देखो बच्चों, स्थायी साम्यावस्था से किसी भी चीज को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो वो दोलन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक तरह का दोलन मैंने आपको पढ़ाया था, सरलवर्त गति के बारे में बताया था। ये एक सिस्टम है स्प्रिंग ब्लॉक,
जिसमें ये स्थायी साम्यावस्था में है। स्थायी में कैसे पता चलता है? दूर भेज के देखो वापिस आएगा, इसको दूर भेजो, किधर जाने की टेंडेंसी है? वापिस। यानी ये कैसी साम्यावस्था है? स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था से किसी भी चीज को दूर करोगे तो वो दोलन करेगा। आपने इसको दूर करके छोड़ दिया तो ये दोलन करता है उसके बाद। इसी तरह से मान लो एक और स्थायी साम्यावस्था, मान लो ये एक सरल लोलक है, आप इसमें भी इसको डिस्टर्ब, ये भी स्थायी साम्यावस्था है, आप दूर करके भेजोगे वापिस आएगा, तो ये भी कैसी साम्यावस्था है? स्थायी साम्यावस्था। आप इसको दूर करके छोड़ोगे अगर, तो दोलन करेगा। क्या करेगा? दोलन। तो स्थायी साम्यावस्था से अगर किसी चीज को दूर किया जाए तो वो दोलन करता है। वो रेखीय दोलन भी हो सकता है और वो कोणीय दोलन भी हो सकता है। दो प्रकार के दोलन होते हैं, एक कौन सा? रेखीय यानी स्ट्रेट लाइन, और एक कौन सा? कोणीय, जिसमें आपको कोण दिखता है। रेखीय दोलन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। रेखीय दोलन कब सरलवर्त गति कहलाता है, उसमें आपको बताया था। इसको बच्चों एक्स दूर भेजा था और एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, जो आपको याद होना चाहिए कि अगर फोर्स ऐसी लगती है माइनस के एक्स, तो ये कहलाता है सरल अवर्त गति। उस केस में टाइम पीरियड भी, अवर्तकाल भी लिखा था, 2 पाई √m/k, ये इक्वेशन थी। तो अगर ऐसी फोर्स लगती है तो हम बोलते हैं कि ये कैसी गति करेगा? सरल आवर्त गति। ठीक है, ये सरल आवर्त गति, ये एक स्ट्रेट लाइन में होती है। तो इसका और नाम होता है, अगर एग्जैक्ट नाम बोले, रेखीय सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय सरल आवर्त गति। रेखीय सरल आवर्त गति है। इसी प्रकार आप यहां से इसको भेजोगे तो ये दोलन करेगा। तो इस तरह की जो सरलवर्त गति होती है उसको बोलते हैं, वहां रेखीय था, इसको बोला जाता है कोणीय सरलवर्त गति। तो ये कौन सी गति करेगा? कोणीय, कोणीय सरलवर्त गति। अब इसको कैसे चेक करना होता है? वहां तो आप एक्स दूरी पे भेज के फोर्स देख लेते हो, फोर्स अगर माइनस के एक्स जैसी आती है तो आप बोलते हो कि सरलवर्त गति करेगा। यहाँ पे तो रेखीय स्ट्रेट लाइन में तो चल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा जब सरलवर्ती गति कराएंगे। यहाँ पे एक्स की जगह अब पिक्चर में आता है कोण। क्या चीज आती है? कोण। यहाँ पे कोण को ट्रैक किया जाता है। घूर्णन गति होती है तो कोण को ट्रैक किया जाता है, ना कि पथ की लंबाई को। अब यहाँ पे कैसा इक्वेशन आता है, कैसे चेक करते हैं कि ये भाई सरलवर्त गति करेगा या नहीं? दोलन तो होगा पक्का, लेकिन सरलवर्त गति कब करेगा? उसके लिए बच्चों इक्वेशन होती है, रोटेशन में फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, बला घूर्ण, इक्वल्स टू, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला चेंज होता है। वहां पे विस्थापन दिया था एक्स, रेखीय विस्थापन। यहां पे हमने रेखीय विस्थापन, यहां पे कौन सा विस्थापन दिया है? कोणीय विस्थापन। यदि टॉर्क बराबर आ जाए माइनस के थीटा, देखो बिल्कुल ऐसी इक्वेशन है, F=-के एक्स जैसी, तो हम कहेंगे कि ये क्या करेगा? कोणीय सरलवर्त गति। F बराबर -के एक्स आए तो कौन सी कोणीय कौन सी सरलवर्त गति? रेखीय। टॉर्क बराबर -के थीटा आए तो आपको पता है उसमें कोण आ रहा है। अगर टॉर्क इस प्रकार का आ जाता है तो हम कहेंगे ये कौन सी गति करेगा? कोणीय सरलवर्त। उसका आवर्तकाल भी, भाई अपने को पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ना, अपने को इसके में से काम की चीज निकालनी है, इलेक्ट्रो वाली। टाइम पीरियड, आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, उसका फॉर्मूला वही लिखेंगे, 2 पाई √, उसी से मैच करता हुआ है। जैसे रेखीय गति में द्रव्यमान पढ़ा जाता है, इस तरह से मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया, कोणीय गति या घूर्णन गति में जड़त्वाघूर्ण होता है। आई की जगह, एम की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? आई डिवाइड बाय यही के, पिछली बार भी के था तो आई डिवाइड बाय के। इतना इंफॉर्मेशन अपने को होना चाहिए, ये अपन लिख लेंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ये अपने को ध्यान रखना। तो कोणीय सरलवर्त गति कब होती है? यदि टॉर्क बराबर -के थीटा, और उस केस में आवर्तकाल ये होता है।
तो इलेक्ट्रो में इस पे कौन सा क्वेश्चन होता है वो लिखते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन होता है वो लिखना, लिखो। यदि क्वेश्चन लिखेंगे, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में लिखें ई, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में ई में स्थायी साम्यावस्था से, में स्थायी साम्यावस्था से एक द्विध्रुव को लघु कोण का विस्थापन दिया जाए, लघु कोण, लघु मतलब स्मॉल, लघु कोण का विस्थापन दिया जाए तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि वह सरल आवर्त गति करेगा, कि वह सरल आवर्त गति करेगा और उसका आवर्त काल ज्ञात करें, और उसका आवर्त काल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आप लोगों को आइडिया है कि फोर्स कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं। इधर की तरफ फोर्स लगती है तो प्लस बोलते हैं उसको, इधर की तरफ फोर्स माइनस। प्लस और माइनस केवल दिशा को बताता है, 10 न्यूटन का फोर्स का कोई मतलब नहीं बनता। जब +10 आई कैप या -10 आई कैप बोलते हो तो उससे हमें समझ में आता है फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है। इसी प्रकार टॉर्क की भी डायरेक्शन बताई जाती है बलाघूर्ण की। बलाघूर्ण यदि वामाव्रत दिशा में घुमाना चाहे तो उसको लेते हैं प्लस में, किस में लेते हैं, प्लस। और बलाघूर्ण अगर दक्षिणाव्रत दिशा में घुमाना चाहे तो उसका साइन लेते हैं माइनस। कौन सी दिशा में प्लस, कौन सी दिशा में माइनस, वामाव्रत में प्लस। अगर वामाव्रत घुमाना चाहे तो प्लस, दक्षिणाव्रत घुमाना चाहे तो माइनस। ये डायरेक्शन का साइन होता है जो अपने को आइडिया होना चाहिए। फोर्स में तो अपन जानते हैं इधर प्लस इधर माइनस, ये भी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, एक ही लाइन का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आसान से। इसके अंदर एक डाइपोल है और वो कैसी साम्यावस्था में है, स्थाई। स्थाई कौन से कोण पे होता है, 0 180, 0 डिग्री पे है, तो ये स्थाई साम्यावस्था में है, ये डाइपोल हो गया 0 डिग्री पे। अब इसका लघु कोण से विस्थापन किया, लघु कोण से मतलब स्मॉल एंगल का विस्थापन दिया, ऐसे तो नहीं लिया, कोण मतलब ये ऐसे घुमाया। तो मान लो लघु कोण से विस्थापन किया, तो अपने को पता है लघु कोण से विस्थापन करने पे ये किधर आना चाहेगा, ये अपने को आइडिया है किधर आना चाहेगा, वापस उसी डायरेक्शन में आना चाहेगा। इस पे कोण है थीटा, थीटा कोण से इसको घुमाया। इस पे अगर टॉर्क लिखते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों अपनी कॉपी में देख सकते हो कितना होता है, पी ई साइन थीटा। लेकिन ये डायरेक्शन के बगैर लिखा है आपने, इसका परिमाण लिखा है। टॉर्क का फॉर्मूला था पी क्रॉस ई, उसका परिमाण होता है ये। हमें ये डायरेक्शन बतानी है कि ये कौन सी डायरेक्शन में घूमना चाहेगा। बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले डायरेक्शन बनाई थी, इसको ऐसे भेजोगे तो फिर किधर घूमना चाहता है, वापस, यानी कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत को कौन सा साइन लेते हैं, माइनस, तो ये माइनस डायरेक्शन में। माइनस मतलब ये बता रहा है कि दक्षिणाव्रत घूमेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये बताएं ये क्या सरलवर्त गति है, क्या ऐसा है, ये नहीं है, साइन के अंदर है थीटा। लेकिन उसने बोला बच्चों एंगल इज स्मॉल, एंगल स्मॉल। एंगल स्मॉल जब होता है बच्चों तो बताओ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। यानी टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पी ई थीटा। अब है ये सरल आवर्त गति। तो आपसे बोले कि भाई इसको घुमाया,
हाँ तो पता है वापिस ऐसे दोलन करेगा, स्थायी साम्यावस्था से किसी भी चीज को घुमाते हैं चाहे वो सरल दोलक हो तो वो दोलन करता है, लेकिन इसका दोलन जो है वो सरलवर्त गति तभी होगा जब थीटा क्या होगा, स्मॉल। अरे मेरी बात समझ रहे हो? इसमें भी ये जो पेंडुलम पढ़ते हो ना आप, पेंडुलम में हाँ इसको ऐसे घुमा के छोड़ दो तो ये दोलन करता है, लेकिन ये भी सरलवर्त गति बच्चों तब आप पढ़ोगे, सरलवर्त गति तभी होता है जब कोण छोटा होता है, छोटे कोण में ही ऐसा आता है टॉर्क। तो यहां पे इसको आप घुमाओ और छोड़ो तो ये दोलन करता है, ऐसे घूमता है, लेकिन वो दोलन सरलवर्त गति एक ही कंडीशन में होता है जब एंगल क्या होता है, स्मॉल। बताओ के क्या है, उधर से और इधर देख के बताओ के, ये के ये होता है पीई। तो टाइम पीरियड का आंसर आ गया जो ढूंढना चाह रहे थे, टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई अंडर रूट आई को किससे डिवाइड कर दें, पीई से, आई अपॉन पीई। नोट कर लेंगे आंसर, ध्यान रखना है। छोटे कोण के लिए, तभी उसमें बोला ना लघु कोण, लघु कोण के लिए सरलवर्त गति क्वेश्चन में लिखवाया था, सरल लघु कोण। इस पे बच्चों एक न्यूमेरिकल करना आना चाहिए अपने को, उसके लिए आपको आई का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो आई कैसे लिखते हैं, ये तो अपने को पता है क्यू इंटू दूरी होता है पी। आई कैसे लिखते हैं उसका एक फॉर्मूला देखेंगे, आई मतलब जड़त्व आघूर्ण हो गया, किसी को याद है फॉर्मूला आई का, एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर, इतना सा याद होना चाहिए, उससे मैं एक बार लिखना सिखाता हूँ, एक ही करना है अपने को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स आई आएगा तो उसके लिए तो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। जस्ट मेरे को ये पता होना चाहिए कि आई होता है एम आर स्क्वायर, एम इंटू दूरी का स्क्वायर होता है, आई का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जितने मास हो उतना जुड़ता जाता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है ये। तो जैसे इसका आई लिख के बताओ, सभी लोग साइड में अगर लिख के बताओ फिर क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो ये दिया हुआ है आपको, इधर एक मास एम, इसी को हम क्वेश्चन में, ए भी मास एम है, तो दोनों का द्रव्यमान केंद्र बीच में आ जाएगा, ये अक्ष हो गया। ये दूरी मान लो है L/2, टोटल लेंथ L है तो L/2 हो गई। लिखो जरा इसका आई कितना हो, कितना, m इंटू इसका क्या आएगा, L/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कितनी बार लिखोगे, 2 बार, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, mL²/2। तो ये आई अपने को लिखना आना चाहिए, mr स्क्वायर होता है जितने भी मासिस हो, द्विध्रुव में 2 ही तो मासिस होंगे, तो mr स्क्वायर कर देंगे दोनों का और mL²/2 आ जाएगा। तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको पूछता है, लिखो क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगाना बस अपने को एक बार। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और एक डाइपोल है, इधर माइनस है इधर प्लस है, इसका मास है एम, एम, इसका चार्ज -q प्लस q, और ये दूरी है L। बस फाइनल आंसर लिख के बताना है कि क्या होगा, दिए गए चीजों के टर्म्स में बताना है आंसर। आंसर बताना है आपको इसके आवर्तकाल का, जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा है उसके, उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। करो जरा पुट। हाँ वही आएगा। इसलिए उसी का लिखवाया मैंने।
वैल्यूज पुट करो उस फॉर्मूले में, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। आई बच्चों अभी लिखा है हमने एम एल स्क्वायर बाय 2। पी का वैल्यू पता है तो लिख लो, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। तो कितना हो जाएगा ये, Q इंटू एल, डी तो है ही, बस हो गया, क्या कैंसिल हो जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन 2 QE, ये आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। मतलब वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाया, इसको मैं फिर से वही लिखवाता ना लाइन, कि भाई इसको घुमाया गया तो आवर्तकाल कैलकुलेट करो, वो लिखवा चुका था क्वेश्चन में पहले ही। ये तो ऐसे है तो ऐसे थोड़ी दोलन करेगा, घुमा के छोड़ेंगे तभी दोलन करेगा, तभी आवर्तकाल आएगा, और तभी मैंने पूछा है। ओके नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों। जरा अपनी कॉपी में ढूंढो और बताओ, आपने 2-4 पेज पहले लिखा होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र में कितना बल लगता है एक द्विध्रुव पर। ढूंढो। आगे की तरफ क्यू ही लगता है, पीछे की तरफ क्यू ही लगता है, नेट कितना लगता है 0। टॉर्क जो है वो 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। टॉर्क का वैल्यू तो ये लिखा था ना आपने, पीई साइन थीटा। थीटा अगर 0 है तो 0 आएगा टॉर्क, थीटा अगर 180 है तब भी कितना आएगा 0, लेकिन थीटा अगर 60 डिग्री है तो तब वैल्यू आएगी कोई ना कोई। लेकिन एक चीज 0 होती है, वो क्या होती है, बल। बल हमेशा क्या होगा 0। कैसे, विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखें, यदि विद्युत क्षेत्र समरूप हो, यदि विद्युत क्षेत्र, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र समरूप हो तो द्विध्रुव पर, तो द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 होगा, तो द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 होगा, और बलागुण, और बलागुण 0 और अशून्य दोनों हो सकता है, और बलागुण 0 और अशून्य दोनों हो सकता है, बलागुण 0 और अशून्य दोनों हो सकता है। अब बच्चों दूसरा पॉइंट, ये कौन सा विद्युत क्षेत्र था, समरूप, इसको अंडरलाइन कर लेना, समरूप विद्युत क्षेत्र के बारे में लिखवाया मैंने, समरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप हो तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखना है। असमरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जो विद्युत क्षेत्र बदलता जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों हमारे पास प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का विद्युत क्षेत्र इस तरह से बनाते हैं अपन, फॉर्मूला याद है किसी को इसका, E बराबर क्या होता था, के क्यू बाय आर। ये एक जैसा विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये असमरूप होता है, दूरी पर निर्भर करता है। इसी तरह का एक और विद्युत क्षेत्र आपको मैंने बताया था, लाइन चार्ज का, इसका विद्युत क्षेत्र भी पेपर में आ चुका है। ई का वैल्यू कितना होता है, 2k लैम्डा बाय आर, फिर से दूरी पर निर्भर करता है। तो इस तरह का विद्युत क्षेत्र समरूप नहीं होता, कैसा होता है, असमरूप। तो इस तरह का दूर की तरफ होगा, इससे ये विद्युत क्षेत्र हुआ। तो ये दोनों केसेस मैंने असमरूप विद्युत क्षेत्र के बनाए हैं। इस केस में डाइपोल पे क्या क्या होगा वो मैं एक बार दिखाता हूं। मान लो मैं एक डाइपोल रख रहा हूं, सबको यहाँ पे आंसर करना है। मान लो डाइपोल रखा, यहाँ पे उसका माइनस चार्ज है डाइपोल का, और यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज है। तो ये एक डाइपोल है, कैसे विद्युत क्षेत्र में है, असमरूप। अब ध्यान से देखो, डाइपोल पे देखना है मेरे को,
ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट, ठीक है। और ये प्लस, मेरे को डाइपोल पे देखना, प्लस और प्लस क्या करेगा, रिपेल, इधर लगेगा फोर्स इस पे। कौन सा फोर्स, एक बार ध्यान से, ये मान लो F1 है, F2, कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, जो नजदीक है वो ज्यादा होना चाहिए, जो दूर है उस पर फोर्स कम लगेगा। यानी ये 10 है तो ये 8 होगा, या 10 है तो वो 5 होगा, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा, यानी परिणामी बल शून्य तो नहीं होगा, अशून्य होगा। दूसरा, ये आपका मान लो पेन है, दो डाइपोल है, तो ऐसे बल लग रहा है इस पे, ऐसे, इस स्थिति में घूमने वाला तो नहीं है, टूट भले ही जाए, है ना। आप ऐसे खींचोगे तो इट विल नॉट रोटेट। जब कोई चीज घूमती नहीं है तो उस पे टॉर्क का वैल्यू होता है 0, टॉर्क होता है 0। इधर रख के देखते हैं कि डाइपोल, मान लो मैं ऐसे डाइपोल रखता हूं एक, बस इस स्थिति से मैं आपको सारा चीजें बता दूं, प्लस और माइनस, प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपेल, और प्लस और माइनस अट्रैक्ट। एक जैसी दूरी है तो बल भी एक जैसा ही लगेगा। एफ इधर लगा, एफ इधर लगा, तो व्हाट इज नेट फोर्स, 0, 0 आ गई। घूमेगा या नहीं घूमेगा, घूमेगा। अरे इधर से पकड़ के इधर खींच रहा है, इधर से इधर, तो ऐसे घूम जाएगा। घूमती है कोई चीज तो टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 होता है। आप ध्यान से देखो पूरी चीज को, विद्युत क्षेत्र कैसा था, समरूप या असमरूप, असमरूप, तो फोर्स 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है ना। असमरूप विद्युत क्षेत्र में टॉर्क 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो, दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन समरूप में एक चीज तो 0 होती ही होती थी, वो कौन सा था, बल, बल 0 होता था। तो एक ही चीज है बस जो 0 होनी चाहिए, वो ध्यान रखनी है, समरूप विद्युत क्षेत्र में बल क्या होगा, 0। टॉर्क बोले 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी। असमरूप में सब 0 भी हो सकते हैं और नॉन जीरो। ये डायग्राम बनाएंगे फिर नोट करेंगे। ठीक है, असमरूप विद्युत क्षेत्र में, इसका हम पॉइंट लिख लेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल और बलागुण, परिणामी बल और बलागुण शून्य व अशून्य हो सकते हैं।
शून्य व अशून्य हो सकते हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में बल कितना होता है? 0। असमरूप में 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अगर नॉन जीरो होगा तो कितना होगा? वो एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में थोड़ा सा समझा रखा है, पेपर में तो कभी आया नहीं। वो अपन एक बार लिखेंगे, तो हेडिंग लिखेंगे उसमें, एक ही लाइन की चीज पढ़नी है अपने। देखो, असमरूप विद्युत क्षेत्र में, हेडिंग लिखें, असमरूप विद्युत क्षेत्र में असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल कि वो कितनी वैल्यू होगी, अगर होगी तो 0 भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, वैल्यू कितनी होगी? तो देखो बच्चों, उसका मैं फॉर्मूला थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं कहां से आता है। एक बच्चों ऐसा फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। ये एडिशनल एक्सरसाइज में दे रखा है, थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार देखेंगे। एक में मैं लगा के भी दिखाऊंगा फॉर्मूला, बाकी का रिजल्ट याद रखिए। ये फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस डीवी बाई डी एक्स, ऐसे वाई जेड। डाइपोल में एक्स नहीं यूज करते, डाइपोल में आर यूज करते हैं, आर। आप लोगों को अगर याद हो तो अक्षीय बिंदु पे फील्ड जो थी 2 pk/r³, और निरक्षीय बिंदु पर pk/r³। तो यहाँ आर यूज करते हैं डाइपोल के केस में। ध्यान से देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, मेरे को बल निकालना है, बल तक कैसे पहुंचते हैं। दोनों साइड चार्ज से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बल बन जाएगा। देखो, व्हाट इज क्यूई? एफ। अगर आपको ये याद है तो फिर तो बढ़िया। व्हाट इज क्यूवी? क्यूवी, क्यूवी क्या होता था? यू, यू होता था। तो माइनस डी, क्यू और वी मिलके बना देंगे डी यू बाय डी आर। ये मैंने आपको इलेक्ट्रो से फॉर्मूला दिखाया है, हालांकि ये फॉर्मूला आप वहां भी पढ़ोगे वर्क पावर एनर्जी में। हाँ, इलेक्ट्रो से भी दिखा दिया कैसे आता है। अब देखो, मेरे को यहां से भाई उस पर बल बताना है, डाइपोल पे कितना बल लगेगा, तो उसका फॉर्मूला देखो फाइनल बना रहा हूं। यू की वैल्यू पता है अपने को, डाइपोल में यू की वैल्यू, व्हाट इज यू की वैल्यू फॉर डाइपोल? माइनस पी डॉट ई होता है ना, यही होता है माइनस पी डॉट ई। ध्यान से देखो, मैं ज्यादा लाइन से नहीं लिखूंगा, यहां से मैं सीधा लिखूंगा आंसर। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, डाइपोल की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो डिफरेंस ये पूरा उठ के यहां आएगा ना, तो पी बाहर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स का, पी डॉट डी ई बाय डी आर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखें, अगर डाइपोल पे बल लिखना है, सुने पहले ध्यान से, अगर डाइपोल पे बल लिखना है तो वो डाइपोल की वैल्यू लिखें, और उसका डॉट करना है डीई बाय डी आर से। एक क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगा, इसको नोट कर लें, ये आंसर अपना याद रखना। पी डॉट, आखिरी वाला आंसर अपने को याद होना, पी डॉट डीई बाय डी आर। एंटायरली आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी में मेथड समझा रखा है उसने। फॉर्मूला तो पूछा भी जा सकता है। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, पी कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ई का होगा। चलो अप्लाई करते हैं इसमें। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक ही क्वेश्चन इस पे करेंगे अपन, बाकी मैं आपको रिजल्ट लिखाऊंगा, आप प्रैक्टिस उस तरह से कर सकते हो। देखो भाई, मान लो मेरे को एक डाइपोल पे फोर्स लिखनी है, तो वो डाइपोल पता होना चाहिए, और उसकी स्थिति पे डीई बाय डी आर पता होना चाहिए। मान लो एक डाइपोल है बच्चों अपने पास P1, P1
और इससे आर दूरी पे आप फील्ड जानते हो, आर दूरी पे फील्ड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, कितनी फील्ड होती है, 2 pk या pk, 2 pk/r³। खाली हो गया क्या पूरा छुट्टियों में है? छुट्टी हो गया, खाली हो गया है क्या? पढ़ा नहीं क्या छुट्टियों में बिल्कुल भी? चलो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। देखो, तो पढ़ना ना पढ़ना, मैं तो पढ़ाना है ना। तो ये इधर है फील्ड, और वो फील्ड आप लोगों लिख सकते हो 2 pk/r³। पी है वो pk/r³, और वो डायरेक्शन आई कैप, इधर की तरफ ही फील्ड होती है, डाइपोल की तरफ ही। ये फील्ड दूरी पर निर्भर करती है, यानी ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, असमरूप। इसके अंदर अगर मैं कोई डाइपोल रख दूं तो उस पर फोर्स निकालना चाह रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। अब उसको भूल जाओ कि वो डाइपोल था, उसकी फील्ड है हर जगह पे। मान लो मेरे पास यहां पे एक डाइपोल है दूसरा, जिसका वैल्यू है P2। मैं इस पे फोर्स लिखना चाह रहा हूं, इस पे फोर्स, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में है, तो विद्युत क्षेत्र में इस पे कितनी फोर्स लगेगी। ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, समरूप या असमरूप? असमरूप। असमरूप विद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल पे कितनी फोर्स लगेगी वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मैं निकालना चाह रहा हूं फोर्स ऑन, किस पे निकालना चाह रहा हूं, P2 पे। तो फॉर्मूले पे जाता हूं, फॉर्मूले पे लिखूंगा, तो फॉर्मूला तो ये है, किसी पे भी फोर्स लिखनी है तो फॉर्मूला ये है बच्चों, P का डॉट किससे कर देना है, DE/dr से। यही करना है अपने को। तो बताओ किस पे फोर्स लिखी जा रही है, P1 पे या P2 पे? P2 पे। तो उसको हम लिख सकते हैं P2 आई कैप, आई कैप डायरेक्शन में ही है। डॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव, यानी D/dr बच्चों करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2p1k डिवाइड बाय r³, और कौन सी डायरेक्शन है, आई। बस इसके बाद आंसर लिखूंगा सीधे। व्हाट इज I.I? 1, 1 बन गया। कॉन्स्टेंट्स देखो कौन कौन सी, P2, 2, P1, K, तो वो पहले लिख रहा हूं, 2 P1 P2 इंटू K। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा, R⁻³ R⁻³ का डिफरेंशिएशन। बताओ यहां से R⁻³ का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 R⁻⁻4, एक घट जाता है, ये मल्टीप्लाई होगा इधर। आंसर कितना आया, -6 P1 P2 K अपॉन R⁻4। फोर्स नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब इधर, वो इसलिए आ रही है, देखो यहां कौन सा चार्ज होता है, प्लस, यहां कौन सा होता है, माइनस। माइनस को प्लस क्या करता है, अट्रैक्ट, तो उधर खींचेगा ये, इसलिए फोर्स क्या आ रही है, नेगेटिव। नोट कर लो। अगली क्लास तक बच्चों थोड़ा सा एक बार रीड करके आना, ठीक है? जिन लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू कर दूंगा मैं, करंट और कैपेसिटर, बस 2.5 हफ्ते में खत्म कर दूंगा। 3, 26-27 तक का टारगेट है, तो कंप्लीट, बस ये लास्ट है। कोई पूछ ले माइनस फोर्स का क्या मतलब है, वो अट्रैक्ट हो रहा है।
अब हम हर सवाल ऐसे नहीं करेंगे, डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम इसके कुछ रिजल्ट सीधे लिख लेंगे। आप डिराइव करके भी इस तरह से देख सकते हो अगर खाली टाइम हो आपके पास बहुत। तो जो पॉसिबल है वो रिजल्ट हम लिखेंगे। तो ये कैसी फोर्स है बच्चों? अट्रैक्शन की। चलो भाई इसमें लिखते हैं। जैसे ये हमने अभी फोर्स लिखी, मान लो ये डाइपोल ऐसे रखे हैं बच्चों P1 और P2, और दोनों के बीच में दूरी आपको पता है कितनी है दूरी, R। R दूरी लिखी है। तो आपने यहाँ पे फोर्स का परिमाण बताना है मेरे को, बस फोर्स का परिमाण कितना लिखा बच्चों अपने, फोर्स बराबर किसका लिखा, 6K P1, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डिवाइड बाय R⁴। अट्रैक्शन हो रहा है मेरे को पता है, प्लस और माइनस। अच्छा, वहीं अगर हम ऐसा लिख देंगे, मान लो एक डाइपोल ऐसे है और दूसरा डाइपोल ऐसे है, अब सामने सामने कौन आ गए, प्लस प्लस, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल। इस केस में भी आंसर यही आता है, 6K P1 P2 बाय R⁴। फिर से वही मेथड है जो आपने पिछली बार P2 I कैप लिखा था, वो इस बार -P2 I कैप हो जाता है। तो इससे यही आंसर आता है। दो और करने हैं बच्चों। अगर डाइपोल इस तरह से लिखे हूं, P1 P2 पैरेलल रखे हूं या परपेंडिकुलर रखे हूं, तो इसमें आंसर 6 की जगह 3 आता है। अभी F आता है 3K P1 P2 बाय R⁴। ये चार रिजल्ट्स अपन ध्यान रखें, नोट कर लेंगे। छह वाले तो अपने को पता ही है, तीन वाले ध्यान रखने हैं बस, उनके अलावा जो भी दो पूछेगा वो तीन वाले होते हैं। छह वाले तो याद ही हो गए, सेम सेम लाइन में, है ना। उसके अलावा जो पूछेगा वो कौन से हैं, तीन वाले। जिपमर विपमर में बहुत बार पूछा ही, पहले जो एग्जाम होता था ना एक जिपमर, उसमें पूछता था हर साल की आर की कौन सी पावर आती है, दो डाइपोल के मध्य फोर्स बतानी है तो आर की कौन सी पावर, आर की पावर नीचे 4 आती, यानी आर की पावर -4 हो गई। ये ध्यान रखना बस, पावर कई बार इतना सही पूछना है। इनमें एक्सियल फील्ड लिखी थी, उसमें इक्वेटोरियल फील्ड लिखनी है, तभी वो 3 आता है उसमें, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो। फोर्स का परिमाण लिख दिया। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, चालक और इसके गुण। चालक और इसके गुण। ब्रैकेट में लिखें, स्थिर वैद्युत स्थिति के लिए, स्थिर वैद्युत स्थिति के लिए स्थिर वैद्युत स्थिति का बच्चों मतलब होता है करंट नहीं है, यानी चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा, है ना। स्थिर वैद्युत स्थिति का क्या मतलब होता है, करंट कितना होना चाहिए, 0, है ना। जैसे एक तार में करंट बह रहा है
तो वो स्थिर वैद्युत स्थिति नहीं कहलाती। स्थिर वैद्युत स्थिति का मतलब स्विच ऑफ कर दिया आपने, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो होगी स्थिर वैद्युत स्थिति। जब धारा बहती है तो वो स्थिर वैद्युत स्थिति नहीं कहलाती, है ना। तो ब्रैकेट में लिख लेना, स्थिर वैद्युत स्थिति का मतलब होता है, स्थिर वैद्युत स्थिति का अर्थ धारा इक्वल टू शून्य। स्थिर वैद्युत स्थिति का अर्थ धारा इक्वल टू शून्य, मतलब स्थिर वैद्युत के नीचे लिख लो करंट बराबर 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान सा, एक बार ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एक बार बच्चों प्रेरण पढ़ाया था आपको, प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है प्लस ले आते हो आप सामने, और सामने वाली सतह पर माइनस, इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं, और दूर वाली सतह पर प्लस, वहां इलेक्ट्रॉन्स खाली हो जाते हैं वहां से। और वो आवेश कितना आता है उसका एक फॉर्मूला था, बहुत पहले लिखवाया था, आवेश कितना आता है। हाँ होगा याद आपको कईयों को। ये देखो, ये आपके पास मान लो चालक है ना, और इसके सामने आपने बच्चों आवेश रख दिया Q, तो इधर आ जाता है, मान लो प्लस चार्ज ले आए आप, तो सामने चार्ज आ जाता है माइनस, और इधर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। उसका कारण है उधर चले गए इलेक्ट्रॉन, जमा हो गए। अब ये जो इंड्यूस चार्ज आता है, जो भी सामने चार्ज आएगा, जहां प्रेरित आवेश आएगा, उसका फॉर्मूला लिखा था हमने, Q इंड्यूस्ड इक्वल्स टू होता था, ब्रैकेट इधर बताता हूं, ऐसे लिखा था, Q इंड्यूस माइनस Q, 1 - 1/K। याद है ये आपको फॉर्मूला? धातु के लिए K इन्फिनिटी होता है, ये भी लिखवाया था। तो धातु है, मैं मेटल है, मेटल के लिए K कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखो यहाँ पे, 1/∞ कितना हो गया, 0, यानी Q इंड्यूस कितना आ गया, माइनस। तो अगर बच्चों अपने पास मेटल है तो Q इंड्यूस्ड आता है इक्वल टू माइनस, यानी ये 10 कूलम्ब लेके आएगा तो सामने कितना आएगा, -10। 5 कूलम्ब लेके आएगा तो कितना आएगा, -5। ये धातु में होता है या मेटल में होता है। यहां मैंने नाम बोला नहीं मेटल कौन सा, कोई भी हो मेटल, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सब में ये आंसर आएगा। यानी तेरे को अगर कोई बोले कि 10 कूलम आयरन के सामने लेके आया तो सामने -10 आएगा, कॉपर के सामने लेके आया तब भी कितना आएगा, -10। यानी ये जो प्रेरित आवेश है, ये जो प्रेरित हुआ आवेश, ये धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति। चाहे वो लोहे का हो, तांबे का हो, कुछ भी हो। तो इसमें अगर मैं ऐसा लिख दूं कि इंड्यूस चार्ज जो है आयरन का हो, चाहे इंड्यूस चार्ज कॉपर में लिखो, चाहे मतलब ये कोई भी हो, मेटल होना चाहिए। ऐसा ही इंड्यूस चार्ज अगर एल्यूमिनियम में लिखा जाए तो सब कितने होंगे, -Q, है ना। वो एक क्वेश्चन एक बार पूछा था, वो बच्चे कहीं उसमें कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा कि एक आवेश लेके आए एल्यूमिनियम के सामने और दूसरी बार कॉपर के सामने, तो बताओ, उसमें मैंने 4 ऑप्शंस बना दी कि किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। बच्चे कहीं ऐसे सोचने लग पड़े, यार एल्यूमिनियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे नहीं भी, सब में बहुत सारे होते हैं। जितना एल्यूमिनियम में प्रेरित होगा आवेश, उतना ही आवेश किसमें प्रेरित होगा, कॉपर में। वो आपके मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन इस तरह का दे रखा है, तो ध्यान रखना। प्रेरित आवेश धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो इसको नोट करें और लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रेरित आवेश धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रेरित आवेश धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, और ये लिख लें भाई। तो किसमें ज्यादा होगा, कॉपर प्लस में या कॉपर 2 प्लस में, सेम होगा, मेटल होना चाहिए, सेम टू सेम आएगा।
ये सारे पॉइंट्स हम कौन सी स्थिति में लिख रहे हैं? स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो रुक गया। कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कुछ देर के बाद रुक जाते हैं। वो क्यों रुक जाते हैं एक बार ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये देखो, मान लो एक हमारे पास मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब अनंत होंगे, गिनती नहीं है उसकी। इसके सामने तू प्लस चार्ज ले आया तो मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन्स बहने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो प्लस चार्ज अपनी तरफ इसको खींचना शुरू कर देता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है रुक जाता है, क्योंकि यहाँ सतह आ गई। तो यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज आना शुरू हो जाता है। और इधर कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाता है? प्लस। इसके बाद जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी उधर ही जाएगा, क्योंकि ये चार्ज तो बहुत ही कम होते हैं। अभी शुरुआत में मान लो बहुत ही कम से चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी भी उधर ही जाएगा प्लस की वजह से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और जाएंगे तो यहाँ पे माइनस बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे कौन बढ़ता जाएगा? प्लस। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी, मान लो यही बब्बर शेर अभी खींच रहा अभी तक, ये इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस हैं वीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये चार्ज बढ़ता जाएगा और ये भी चार्ज बढ़ता जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो उसके रास्ते में उसको प्लस तो खींच रहा है, लेकिन यहां से देखो, इस इलेक्ट्रॉन को वो प्लस तो खींच रहा है, लेकिन ये माइनस क्या कर रहा है? रिपेल। इनफैक्ट इसको इधर चलने से ये भी रोक रहा है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो पहले तो वो चल रहा था आराम से, पहले तो वो चल रहा था प्लस की तरफ, धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ता जाएगा जो इसको रोकेगा, और ये भी चार्ज बढ़ता जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को फिर से क्या कर रहा है? रोक रहा है। वो माइनस भेज रहा कि चल उधर, ये प्लस खींच रहा कि आजा इधर, वो प्लस इधर खींच रहा। तो एक टाइम आएगा जब स्थिर वैद्युत स्थिति आ जाएगी। स्थिर वैद्युत स्थिति का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना बंद कर देंगे। पहले तो इधर ही जा रहे थे, क्योंकि कौन खींच रहा था उसको? प्लस चार्ज। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पे उस तरफ बहना रुक जाएंगे। जब बहना रुक जाते हैं तो वो कौन सी स्थिति होती है? स्थिर वैद्युत। बहना रुक गए यानी इस पे इधर डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रही, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो गई? 0। वैसे अगर मैं देखूं तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, प्लस की वजह से दूर की ओर होती है फील्ड, और माइनस की वजह से पास की ओर। इस प्लस की वजह से यहां पे फील्ड लिखोगे तो इधर की तरफ आएगी, प्लस की वजह से दूर की ओर। और कितने आवेश हैं? 2 आवेश और हैं। इस माइनस की वजह से पास की ओर फील्ड आएगी, इस प्लस की वजह से दूर की ओर फील्ड आएगी। तो स्थिर वैद्युत स्थिति है अगर, तो उसका मतलब होता है कि अंदर नेट फील्ड कितनी हो गई है? 0। इधर जा ही नहीं रहा। पहले केवल पता क्या था? पहले केवल फील्ड इधर की तरफ थी तो उधर भाग रहा था, नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट भागता है। स्थिर वैद्युत स्थिति में अंदर नेट फील्ड कितनी हो जाती है? 0, जो मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूं। तो लिखो, स्थिर वैद्युत स्थिति में, स्थिर वैद्युत स्थिति में, ये पॉइंट ध्यान रखना भी, मैं स्टार्टिंग में क्या लिखवा रहा हूं? स्थिर वैद्युत स्थिति में, स्थिर वैद्युत स्थिति में चालक के अंदर, चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा। जहां विद्युत क्षेत्र ही नहीं वहां विद्युत बल रेखाएं भी नहीं होती। तो देखो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं कैसी बनेंगी? ये प्लस चार्ज है, यहां से जाएंगी और खत्म कहां पे होंगी? माइनस पे। याद है बच्चों, ये 90 एंगल होता है क्योंकि ये समविभव पृष्ठ होता है। यहां से ऐसे चलेंगी फिर से, अंदर नहीं होंगी विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है? 0। इनफैक्ट अगर इसके अंदर एक गुहिका करी जाए या कैविटी, मान लो एक हमारे पास इस तरह से मेटल है और उसके अंदर मैंने कुछ हिस्सा खाली कर दिया, बाकी तो मेटल ही है, कुछ हिस्सा खाली कर दिया, गुहिका कर दी,
तब भी इसके अंदर जब भी आप प्लस चार्ज लाओगे तो सामने कौन सा इंड्यूस हो गया, माइनस, और इधर कौन सा इंड्यूस हो गया, प्लस, तब भी इसके अंदर फील्ड जो होगी वो जीरो होगी। यानी मेटल के अंदर टोटल फील्ड कितनी होती है बच्चों, जीरो। अंदर फील्ड नहीं हो सकती, बाहर चाहे कोई भी फील्ड हो। मान लो मेरे को एक पेन है मेरे पास, और उस पेन को फील्ड से बचाना है। किससे बचाना है, फील्ड से। तो यहां तो नहीं बच पाएगा, यहां पे भी नहीं बच पाएगा। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे रखूं तो बच पाएगा, इधर रख नहीं सकता, मेटल है यहाँ पे जगह है, ये खाली जगह पे रख दूंगा तो ये फील्ड से बच जाएगा, फील्ड के प्रभाव से बच जाएगा। इस तरह से जब किसी चीज को फील्ड से बचाया जाता है तो उसको कहा जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। क्या बोला जाता है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। आपसे बोले किसी चीज को फील्ड से बचाना है या स्थिर वैद्युत परिरक्षण करना है, तो हम कहेंगे उसको धातु के अंदर, गुहिका के अंदर रख दो, क्योंकि उसके अंदर फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो उसका स्थिर वैद्युत परिरक्षण हो जाएगा। ये डायग्राम बनाएंगे और नोट करेंगे एक पॉइंट। मेटल एक कंबल की तरह होता है, फील्ड अंदर नहीं जाने देता। तो स्थिर वैद्युत परिरक्षण कर सकते हैं, उसके अंदर रख दो किसी चीज को तो बच जाएगी फील्ड से। उसका नाम पता होना चाहिए क्या होता है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। अभी लिख लेंगे इसको। तो जितनी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, सेंसिटिव मतलब फील्ड से खराब हो सकती हैं, उनको मेटल के अंदर रखा जाता है। तो लिखें, संवेदनशील उपकरणों को संवेदनशील उपकरणों को विद्युत क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र, ऐसे लिखें, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए धातु की गुहिका में रखा जाता है, धातु की गुहिका में रखा जाता है। इसको स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, इसको स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। बच्चों फील्ड लाइंस इस सतह के लंबवत हैं, ये मैंने आपको प्रूव भी किया था पिछली बार। ये समविभव पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है, समविभव। ऐसे लिखा था 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, ऐसे लिखा था। लिखो, चालक की सतह, चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ है। चालक की सतह एक समविभव पृष्ठ है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होंगी। इसलिए
विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होंगी। बच्चों मान लो ये धातु है एक, और इसको मैं दे देता हूं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स देने पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स निकालने पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। मान लो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो मैं ढूंढना चाह रहा हूं नेगेटिव चार्ज होगा कहां पे। तो देखो बच्चों, एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब मान लो ये गॉसिय पृष्ठ बनाते हो एक, अंदर फील्ड अभी बताई कितनी होती है? 0। यानी फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो इससे एक चीज पता चलता है कि अंदर चार्ज कितना होगा? 0। अच्छा, मैंने तो नेगेटिव चार्ज दिया इसको, इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, यानी कौन सा चार्ज आया था इस पे? नेगेटिव। वो अंदर तो है नहीं, गॉस के हिसाब से अंदर तो है नहीं, मतलब इस मेटल की जो कोर है उसमें तो है नहीं। तो एक ही जगह बचती है जहां पे ये चार्ज हो सकता है, वो है इसकी सतह। यानी किसी भी मेटल को या धातु को अगर आवेश देते हैं तो वो कहां पे उपस्थित रहता है? उसकी सतह पर। तो लिखेंगे चालक को दिया गया आवेश, नेक्स्ट पॉइंट, चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर उपस्थित होगा, उसकी सतह पर उपस्थित होगा। ये लिख लेंगे, क्यों सतह पर होगा? गॉस से। अंदर चार्ज, फ्लक्स 0 है, अंदर फील्ड ही नहीं है, अंदर तो फ्लक्स ही 0 है। अंदर फ्लक्स 0 तो अंदर चार्ज भी 0। अंदर रहने से एक और तकलीफ होती है, दूरी न्यूनतम होती है। बाहर चला जाता है तो दूरी बढ़ जाती है, जिससे ऊर्जा कम हो जाती है। तो लिखो, आवेश के सतह पर रहने से आवेश के सतह पर रहने से निकाय की ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो कई बार पूछ लेता है सतह पर क्यों है, अंदर क्यों नहीं है? तो उसका सबसे प्लेन आंसर होता है कि उससे ना दूर रहते हैं तो ऊर्जा कम होती है। या अगर ज्यादा टेक्निकल आंसर देना तो टेक्निकल आंसर ये होता है कि अंदर फ्लक्स 0 है तो अंदर चार्ज भी कितना होगा? 0 होगा। एक बच्चों ये वाला चीज ढूंढो जरा, आपको ऐसे एक बार पढ़ा था हमने, एक गोला बनाया था रेडियस R1 का, एक चालक गोला था, उसको ऐसे तार से कनेक्ट किया था, और एक और चालक गोला था जिसका रेडियस था R2। उससे पहले मैंने हाँ कंडक्शन में पढ़ाया था, और उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है कि जब दो बाल्टियां अलग अलग लेवल पे भरी होती हैं और कनेक्ट कर देते हैं तो एक ही लेवल पे चली जाती हैं, यानी विभव क्या हो जाता है? एक जैसा। अब देखो, इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई चार्ज इस पे मान ले Q1 आता है और इस पे Q2 आता है, और एक रेशो पढ़ा था Q1 बाय Q2 किसके बराबर? R1 बाय R2। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यही चीज होती है जब 1 के सामने 1 आ जाता है, 2 के सामने 2, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है। एक होता है बच्चों सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज को किससे डिवाइड कर देते हैं? एरिया से। मान लो मेरे को इसका सिग्मा लिखना है, 1 का सिग्मा, 1 का सिग्मा लिखोगे तो सिग्मा चार्ज को एरिया से डिवाइड कर देते हो, बट इस चार्ज Q1, और इसका एरिया कितना है? 4 पाई R1 स्क्वायर। और मान लो मेरे को सिग्मा 2 लिखना है, तो वो क्या आएगा? Q2, इसका इसका सिग्मा डिवाइड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, है ना? क्या कैंसिल हो रहा है? 4 पाई कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है?
Q1 बाय Q2, और क्या बच रहा है R2 बाय R1 का स्क्वायर। ये तो पता है अपने को Q1 बाय Q2। बताओ क्या बचेगा। Q1 R1 बाय R2, एक R1 कैंसिल, एक R2, यानी सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू किसका, R2 बाय R1। यानी सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली, इनवर्स। तो ध्यान से देखो, सिग्मा होता है घनत्व, पृष्ठावेश घनत्व, क्यू होता है चार्ज, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बड़ा गोला तो ज्यादा चार्ज, बड़ा गोला तो ज्यादा चार्ज, बड़ा गोला तो कम आवेश घनत्व। आवेश घनत्व, घनत्व मतलब चार्ज डेंसिटी, डेंस कितना है चार्ज, पास पास कितना है चार्ज। छोटे गोले पे अगर रेडियस छोटा रखोगे तो आवेश घनत्व जो होगा ज्यादा हो। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, ये हमें पता होना चाहिए। यदि चालक गोलों को हम संपर्क में लाते हैं तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो लिखो, इसकी हेडिंग में लिख लेना, यदि चालक गोलों को संपर्क में लाया जाए, यदि चालक गोलों को संपर्क में लाया जाए। इसका एक हिस्सा तो मैंने पिछली बार ही बताया था, सिग्मा भी हमें पता होना चाहिए। यदि चालक गोलों को संपर्क में लाया जाए, दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू प्रोपोर्शनल टू आर, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी बड़ा रेडियस तो बड़ा आवेश, बड़ा चार्ज, और छोटा रेडियस तो ज्यादा आवेश घनत्व। ये कब होता है, जब गोलों को संपर्क में लाया जाता है। ध्यान से सुनेंगे भाई, एक दो पॉइंट बस अपने देख। तो देखो, मान लो ये एक चालक है, इस चालक में बच्चों ये 3D पिक्चर होती है, 3D डायग्राम, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेन पत्ता नहीं है ये, से डायग्राम ऐसे है ना, बल्क है ये, मेटल है ये, धातु है। तो इसमें अगर आप बच्चों देखोगे ना तो बहुत सारे गोलों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये वाला हिस्सा देखोगे तो कोई भी इसका पार्ट देखोगे तो कोई भी पार्ट जो होता है एक गोले का हिस्सा होता है। ये वाला पार्ट जो है किसी न किसी गोले का हिस्सा होगा, ये किसी गोले का हिस्सा होगा। जो फ्लैट पार्ट होता है, जैसे बड़ा गोला होता है, बड़ा गोला तो उसका कर्व जो होता है फ्लैट होता है ना। और एक छोटा सा गोला होगा ना जो, वो जल्दी मुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये जो हिस्सा है ना, ये जल्दी मुड़ रहा है, तो इसका जो गोला बनेगा ना, जिस गोले का ये हिस्सा होगा वो गोला छोटा बनेगा। यहाँ पे ये देखो, ये फ्लैट पार्ट आ रहा है, फ्लैट, जितना फ्लैट होता है मतलब उसका गोला उतना ही बड़ा है, तो यहाँ पे जो गोला बनेगा वो बड़ा बनेगा, ये बड़े गोले का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखो, धातु में क्या होता है, बहुत सारे गोले एक साथ जुड़े होते हैं, बहुत सारे गोले एक साथ जुड़े, संपर्क में तो है सारे, इस गोले का हिस्सा, इस गोले के हिस्से और इस गोले, सभी तार के साथ जुड़े हो देखो।
तो ये वाला केस हम लगा सकते हैं। मान लो ये बच्चों है 1 और ये है 2 और ये है 3, तीनों जगहों पे हमें बताना है कि सिग्मा कहां पे सबसे ज्यादा होगा। सिग्मा जहां रेडियस क्या होता है सबसे कम रेडियस कहां पे है 3 पे, यानी मैं बोल सकता हूं सिग्मा 3, उसके बाद सिग्मा 1, उसके बाद सिग्मा 2। यानी इसको फोटो में अगर दिखाऊं, आवेश घनत्व का मतलब होता है डेंस कितना है चार्ज। सबसे ज्यादा डेंस कहां पे है 3 पे, 3 पे बहुत भीड़ होगी चार्ज की। सबसे कम कहां पे है 2 पे, तो 2 पे चार्ज की भीड़ कम होगी, दूर दूर होगा आवेश, और बीच में यहां ये लाई करेगा। तो सबसे ज्यादा भीड़ होती है जहां पे शार्प टर्न होता है, जहां पे फ्लैट टर्न होता है चार्ज दूर रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, एग्जाम्पल एक। और दूसरा पॉइंट बच्चों ये, जो विभव 3 पे है वही विभव किस पे है 1 पे, और वही विभव किस पे है 2 पे, क्योंकि सतह क्या होती है एक समविभव पृष्ठ।